अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये आज हमारे पास ओप्पो F7 या पता नहीं F9 है, इसका मुझे मॉडल नहीं समझ आ रही। तो ये एक फ़ोन आया है, इसकी हमने चार्जिंग भी चेक की है। वो चार्जिंग तकरीबन ठीक है, 100% है। और उसके बाद दोस्तों हमने इसको जब ऑन किया है तो ये लोगों पे हैंग हो गया, या बाज़ दफ़ा ये रिस्टार्ट भी करने लग जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ओप्पो का फ़ोन आ जाता है तो आपने उसको कैसे ठीक करना है, इस वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे। काफ़ी मैं पहले भी टॉपिक इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि लोगों पे हैंग फ़ोन को कैसे ठीक किया जाता है। देखें 89% बैटरी है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ऑन करने के बाद थोड़ा सा हमने वेट करना है, अभी ऑन नहीं हुआ। ये शायद यहाँ से दबाना पड़ेगा क्योंकि इसका पेच नहीं लगा हुआ ना। हाँ जी, ये देखें अभी फ़ोन ऑन हो गया है। तो जब इसके बाद वो इस तरह एक आई सा बना आता है और लहरें निकलती रहती हैं, उधर जाके ये स्टक हो जाता है या रिस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं चेक करवा देता हूँ और फिर आगे आपको बताऊँगा कि आपने सबसे पहले क्या चेक करना है। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इसको मैं ऑलरेडी बैटरी दूसरी लगा के चेक कर चुका हूँ। पहला ऑप्शन हमारे पास यही होता है, अगर रीस्टार्ट हो रहा हो तो। लोगों पे हैंग वाले पे बैटरी नहीं चेक करनी। अगर रीस्टार्ट हो रहा हो तो फिर आपने पहले बैटरी चेक करनी है, क्योंकि बैटरी की वजह से फ़ोन रिस्टार्ट होते रहते हैं। कंडीशन वाइज इसकी बैटरी ठीक है, मुझे किसी किस्म का यहाँ मसला नज़र नहीं आ रहा। और बैटरी चेंज करने के बाद और जो लोगो हैंग होता है वो होता है चार्जिंग जैक की वजह से भी और मेमोरी आईसी की वजह से भी। तो चार्जिंग जैक की वजह से बहुत कम होते हैं, मेमोरी की वजह से ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे पहले हम इसके चार्जिंग ये वाली स्ट्रिप निकाल देते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये लोगो हैंग अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं इसकी सबसे पहले बैटरी निकालता हूँ। ये हमने चार्जिंग वाली स्ट्रिप भी इसकी निकाल दी है। अब मैं फ़ोन को दोबारा से ऑन करता हूँ। ये देखें फ़ोन ऑन हो गया है, चार्जिंग की स्ट्रिप निकली हुई है। अगर चार्जिंग जैक की वजह से लोगों पे हैंग हुआ तो अभी पता लग जाएगा। और रिस्टार्ट वाले भाई भी इस तरह चेक कर सकते हैं चार्जिंग की स्ट्रिप निकाल के। वैसे चार्जिंग के साथ रिस्टार्ट तो नहीं होता, फिर भी आप एक दफ़ा ट्राई कर लें। बाज़ दफ़ा जो चीज़ नहीं सोची होती वो भी हो जाती है। तो देखें अभी भी ये लोगो पे हैंग है, इससे बंद को नहीं हो रहा, ना रिस्टार्ट हो रहा है। कभी कभी रिस्टार्ट होता है, हर दफ़ा नहीं होता, मैंने पहले बताया था। तो अब हम इसका मदरबोर्ड निकालेंगे। मदरबोर्ड निकाल के इसको लगाएंगे ISP पिन आउट्स, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे। फिर उसके साथ हम इसकी मेमोरी की पहले इंफॉर्मेशन लेंगे कि कहीं वो तो नहीं ख़राब हुई। और मेरे ख्याल में ये 90% का एरर इस मेमोरी में आ गया है। ये 90% चल गई है जिस वजह से ये मसला आ रहा है। तो फिर भी चलो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो अब दोस्तों हमने इसकी ये शील्ड उतार लेनी है, वो भी बड़े ध्यान से निकालनी होती है। बाज़ ऐसे कारीगर हैं जिन्होंने ये शील्ड का बेड़ा गर्क कर देना होता है, या उनको पता ही नहीं होता ये निकालनी कैसे है। तो ये थोड़ा सा ये कटर के साथ मैंने इसको उठाना है, देखें थोड़ी सी, साथ साथ इसको गर्म भी करना है। ये थोड़ी सी जैसे ऊपर उठ जाएगी, आपने किसी भी ट्यूज़र से इस तरह करके खींच लेनी है। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ज़ोर लगाएंगे तो ये फट जाएगी या फिर इसकी इंसुलेशन नीचे रह जाएगी, क्योंकि हमने फिर वापस भी लगानी है।
तो इसलिए इस शील्ड को ख़राब नहीं करना। अब जो टेक्नीशियन इसको ख़राब करते हैं उनका ज़हन ऐसे बना होता है कि ये तो हमने वापस लगानी नहीं है ना, हमने सिर्फ काम करना है कस्टमर का और पैसे लेने हैं, और फिर आगे उसका नहीं पता क्या हो क्या ना हो। ये शील्ड हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखे निकाल ली है और इसकी इंसुलेशन भी ख़राब नहीं हुई। इसको हम यहाँ पे सेफली रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा सा काट लेंगे कटर की मदद से। अगर आप दोस्तों के पास ये वाला कटर है तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये काफ़ी सारी जगहों पे काम आता है। ये काटने की वजह ये है कि इसके नीचे इसके ISP पिन आउट्स हैं जिनको हमने UFI के साथ कनेक्ट करना है। ये देखें किस तरीके से हमने इसको काट लिया है। और अब हम इसके ISP पिन आउट्स लगाएंगे, बल्कि अभी ISP पिन आउट्स नहीं लग सकते, हम थोड़ा सा इसको मज़ीद काट लेते हैं ताकि पॉइंट लगाने में हमें आसानी होगी। जी, तो ये देखें दोस्तों, अभी बिल्कुल जगह साफ़ हो गई है, क्लीन हो गई है। आपको ये सारे पॉइंट बज़ाहिर बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये वाले तो इनको अब ISP पिन आउट्स हम लगा लेते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। तो अभी दोस्तों ये देखें, आपको क्लियर बिल्कुल नज़र आ रहे होंगे। साइड पे मैं तस्वीर भी लगा देता हूँ। ये इस तस्वीर की मदद से आपने सारे ISP पिन आउट्स जंपर कर लेने हैं और ध्यान से करने हैं दोस्तों, कोई भी पॉइंट डैमेज ना होने पाए। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया या टूट गया या आपस में जुड़ गया तो आपका फ़ोन कभी भी नहीं ऑन होगा। तो इसलिए यहाँ पे जब भी आपने काम करना है ISP पिन आउट्स पे, ये CL की है। ठीक है दोस्तों, CL की लग गई। अभी ये CMD में लगा रहा हूँ तार। ये देखें CMD भी लग गई है और डाटा ज़ीरो ये आखिरी है। वैसे VCC और VCCQ भी लगाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस ये 3 और चौथी हमने ग्राउंड लगानी है। VCC और VCCQ हम चार्जिंग जैक से दे लेंगे। तो ये चारों पॉइंट आपने लगा लेने हैं। ये देखें, अभी ये सारे पॉइंट हमने लगा लिए हैं। तो अब दोस्तों UFI बॉक्स के साथ भी फ़ोन को मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये इस तरह आप देख सकते हैं कनेक्ट आपने करना है, कहीं से भी कोई तार शॉर्ट ना होने पाए। तो अब चलते हैं कंप्यूटर पर। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। अब दोस्तों आइडेंटिफाई के लिए हमने डायरेक्ट EMMC के डब्बे पे चेक लगाना है। टिक लगा के आइडेंटिफाई EMMC पे क्लिक करनी है और ये देखें यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर भी हमें शो हो गया और नीचे हमें एक एरर नज़र आ रहा है, अर्जेंट कंज्यूम 90%। ये वाला एरर मैं काफ़ी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ कैसे ठीक करना है। ये देखें, जब आप हेल्थ चेक करेंगे यहाँ पे भी आ जाएगा। ऊपर EMMC टूल का मॉडल भी देख लें, वर्जन 1.5 है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले इसकी डंप ले लेंगे 182 MB और क्लॉक को हम 24 पे रख लेंगे। और ये देखें मैंने रीड कर लिए। रीडिंग के दौरान अक्सर एरर आ जाता है, तो एरर को ख़त्म करने के लिए ये देखें अभी एरर आ जाएगा इसका। ये जैसे ही दोस्तों एरर आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका कोई ना कोई मसला आ रहा है EMMC में। तो बल्कि देखें अभी इसमें एरर को नहीं आया, बाज़ दफ़ा एरर भी आ जाता है। तो हमारी सक्सेसफुली 128 MB की डंप रीड हो गई है। उसके बाद आपने ये दोस्तों सारी फ़ाइलें अगर रीड करनी है, अगर आपका मोबाइल रीड करने का, अगर आपकी EMMC रीड करने की इजाज़त देती है तो यूज़र डाटा को अनरीड चेक करके बाकी सारी फ़ाइलें आप रीड कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपने यही वाली फ़ाइल दोबारा वापस फ़्लैश करके उसको ऑन कर लेना है। तो अगर आप USB से फ़्लैशिंग करना चाहते हैं तो ये देखें अभी मैंने गुलाबी जो पिंक कलर की फ़ाइलें थी वो सारी मैंने रीड कर ली हैं ताकि इसका IMEI बचाया जा सके। ये देख सकते हैं अभी पिंक वाली सारी फ़ाइलें मैं रीड कर रहा हूँ, लेकिन दरमियान में एरर आ गया है। अब जब दोस्तों एरर आ जाए तो आपने क्या करना है, उस फाइल को डिलीट कर देना है, दोबारा से रीड करना है।
या फिर जो आपने USB केबल लगाई हुई है साथ, उसको आप कंप्यूटर में लगा दें अगर UEFI बॉक्स में लगाई है तो कंप्यूटर में जब आप लगा देंगे और साथ में आपने MCT ऑथ बाईपास टूल भी ओपन कर लेना है। जैसे ही आप USB केबल कनेक्ट करते जाएंगे तो ऑथ बाईपास उसको वहाँ पे रोक लेगा, फिर बार बार पोर्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं होगी। अब देखें दोस्तों, ये रीडिंग हो रही है सक्सेसफुली, लेकिन मैंने अभी कंप्यूटर में USB केबल नहीं लगाई। हो सकता है बाद में फिर एरर आ जाए, तो मैं इसको बारी बारी आराम से कर लूँगा। अगर मुझे मुकम्मल फुल फाइल रीड करनी पड़ती तो फिर मैंने दोस्तों कंप्यूटर से USB लगा लेनी थी। ये देखें, सिक्योरिटी फाइल भी रीड हो गई हैं और डंप भी रीड हो गई है। अब मैं इसका एरर ख़त्म करने के लिए eMMC को डिलीट कर देता हूँ, इसमें जितना भी डेटा है। अभी हमें एरर शो हो रहा है तो हम eMMC फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करते हैं। ये देखें दोस्तों, फैक्ट्री रीसेट हो गया। अब रेज पे क्लिक किया है तो इसकी सारी पार्टीशनें भी ख़त्म हो गई हैं। अब आइडेंटिफाई करेंगे तो अभी भी देखें दोस्तों, यहाँ पे एरर हमें नज़र आ रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए eMMC रीपार्टीशनिंग में जाके सारे डब्बे चेक टिक लगा के यस कर देनी है। अगर तो दोस्तों ये डन लिखा हुआ आ गया तो फिर रीपार्टीशनिंग हो जाएगी और एरर ख़त्म हो जाएगा। अगर ये नहीं लिखा आता, एरर आ जाता है, तो फिर eMMC चेंज करनी पड़ेगी। अभी देखें दोस्तों, ऊपर रीपार्टीशनिंग कंप्लीट है लेकिन नीचे एरर आया हुआ है। हमने UEFI बॉक्स को डिस्कनेक्ट किया है और दोबारा कनेक्ट करना है, तो अब दोबारा आइडेंटिफाई करने पर ये एरर नहीं आएगा क्योंकि रीपार्टीशनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने हेल्थ चेक करनी है तो यहाँ पे देखें नॉर्मल हेल्थ आ रही है। अब वही वाली डंप जो हमने रीड की थी वो वापस इसमें इंस्टॉल करनी है, वो 128 MB की। ये सारी eMMCयाँ इसमें लग सकती हैं। अगर आपने चेंज करनी है तो इनमें से कोई भी eMMC लगा लें। अब दोस्तों ये देखें, इसमें पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्लॉक को 24 पे किया है और ये देखें मैंने राइट पे क्लिक कर दिया। अब जो डंप हमने इसके अंदर से रीड की थी वही डंप हम राइट कर रहे हैं। ये देखें, अभी एरर भी आ गया है, डंप राइट नहीं हो रही। मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ इसको, शायद अब हो जाए। ये देखें, अभी डंप दोस्तों मैं इसको राइट कर रहा हूँ। क्लॉक को आप कम कर दें अगर आपने 48 पे रखा हुआ है। अगर आपने क्लॉक 24 पे रखी हुई है तो फिर मसला नहीं है, या 16 पे रख लें। 16 पे ये होगा कि वो आराम से करेगा इसमें इंस्टॉलेशन, तो फिर मसला नहीं आएगा। ये देखें, अभी दोस्तों हमने इसके ऊपर डंप राइट कर ली है। अब हमने यूज़र एरिया पार्ट भी इसमें इंस्टॉल करना है, तो वो क्योंकि मैंने सिर्फ सिक्योरिटी फाइल रीड की थी तो वो दोबारा राइट कर देता हूँ। ये देखें, अभी सिर्फ सिक्योरिटी फाइलें इसमें राइट हो रही हैं। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे वेट करते, बल्कि ये देखें फिर से एरर आ गया। ये बार बार एरर आ ही इसलिए रहा है क्योंकि eMMC हमारी डैमेज हो चुकी हुई है। अब हम दोबारा से इसको, ये देखें, दोबारा से राइट कर रहे हैं। अब इस दफ़ा उम्मीद है ये राइट हो जाएगी क्योंकि ये हाफ से आगे चली गई है। बाज़ दफ़ा एंड पे भी जाके एरर आ जाता है, लेकिन ये देखें दोस्तों कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद इस प्रेजेंट के बाद आखिरी एक फ़ाइल और होती है NV RAM। हाँ ये देखें, प्रो इन्फो हो गई। NV RAM वाली फ़ाइल के बाद हम इसको फ्लैश कर लेंगे सिंपल। तो वो आप SP फ्लैश टूल से करें या UEFI के एंड्रॉयड टूल से कर लें, वो कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब जो डंप फाइल थी वो भी राइट हो गई, सिक्योरिटी फाइल भी राइट हो गई। अब ये देखें, आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे इनक्रिप्टेड जो लिखा हुआ आया हुआ है वो लाजमी आना चाहिए। और ये देखें, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन अभी तक वही है, तो उसको हम दोबारा से ये EXTCSD राइट करते हैं। अब देखें दोस्तों, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 ये MTK की है जी। तो अभी दोस्तों आपने देखा, हमने इसका एरर ख़त्म कर लिया है। अब इसके ISP हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसको फ्लैश करना है, क्योंकि फ्लैशिंग के बाद ही फिर ये फ़ोन ऑन होगा। आपको पता है मेमोरी में काफ़ी दफ़ा बार बार एरर आ रहा था, तो अगर हम इसको UEFI के साथ ही फ्लैश करते तो बड़ा टाइम लग जाना था या फिर इसने होना ही नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि केबल के साथ इसको फ्लैश कर लेते हैं, क्योंकि डंप हमने इसके ऊपर राइट कर दी है। तो अब सिर्फ इसको फ्लैश करना है और फ़ोन ने ऑन हो जाना है। तो मैं आपको फ्लैशिंग भी आगे चल के दिखाता हूँ कैसे करनी है। SP फ्लैश टूल से या UEFI के एंड्रॉयड टूल से भी की जा सकती है। तो ये पहले हम इसको चेक कर लें कि कहीं कोई तार आपस में जुड़ ना गई हो। ये देखें, अभी पॉइंट इसके काफ़ी सारे क्लीन कर लिए हैं, ठीक।
अभी इसकी हमने ये सारे जो हीट सिंक वगैरह निकाली थी वो सारी वापस भी लगानी है। ये देखें, ये इस तरीके से इसके साथ लगी हुई थी, तो उसी तरह हमने इसके ऊपर वापस लगा दिए। ये देखें दोस्तों, अब वापस लग चुकी है। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो नीचे गम या जो स्रेस होती है चिपकने वाली, वो हमने ख़राब नहीं की है। और ये देखें, अब हमने इसको वापस बंद कर दिया है। बस कैमरे लगा के सारा इसको मुकम्मल बंद कर लेते हैं। बल्कि ये भी हो सकता है कि हमें इसके टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत पड़े। अभी चेक कर लेते हैं कंप्यूटर पे जाके, क्योंकि आपको पता है टेस्ट पॉइंट के साथ भी कुछ फ़ोन फ्लैश होते हैं, तो हो सकता है इसके साथ भी हमें टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत पड़े। तो अभी मुकम्मल बंद नहीं करते जब तक ये मुकम्मल ऑन नहीं होता। फ़िलहाल मैं इसकी बैटरी लगा रहा हूँ, ये एलसीडी के कनेक्टर भी लगा दिए। अभी दोस्तों फ़ोन ऑन नहीं होगा जो हमने डंप राइट की है। अगर कुछ दोस्तों का सवाल हो कि अगर हमने जो डंप राइट की है तो कम से कम ओप्पो का लोगो आ जाए, तो यहाँ मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। जब आप इसको ऑन करेंगे तो अभी ओप्पो का लोगो नहीं आएगा। ये देख सकते हैं, अभी फ़ोन किसी भी कंडीशन में नहीं है। फ़ोन फ़िलहाल मुकम्मल डेड है। ये अब हमने इसके कैमरे लगा दिए, तो मुकम्मल बंद नहीं करता, मैं अभी यहीं रहने देता हूँ और कंप्यूटर पे मैं चेक कर लेता हूँ कि इसको टेस्ट पॉइंट की तो नहीं ज़रूरत। अगर वैसे ही कनेक्ट हो जाता है तो फिर हम इसको मुकम्मल बंद करके फिर फ्लैश कर लेंगे। जी, तो अभी दोस्तों मैंने चेक किया है इसका गूगल से, तो टेस्ट पॉइंट के साथ इसको फ्लैशिंग होता है। इसको टेस्ट पॉइंट हमें लगाने ही पड़ेंगे। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हमें कौन सा पॉइंट कनेक्ट करना पड़ेगा? जो दोस्तों पॉइंट डाटा ज़ीरो का होता है, ये जो आपको यहाँ पे मैं जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है डाटा ज़ीरो वाला, जो मेमोरी और सीपीयू के दरमियान लगा हुआ है अंदर करके, वो वाला पॉइंट आप इसका टेस्ट पॉइंट है। तो उसको अब हम कोई भी थोड़ी सी तार लगा लेते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी के साथ फिर फ्लैशिंग की जा सकती है। तो अभी दोस्तों टेस्ट पॉइंट हमने लगा लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर करके यहाँ तक हम काट लेते हैं और वापस इसी तरह फ़ोन को बंद कर लेते हैं और फिर हम इसको फ्लैश कर लेंगे। लेकिन इसको बड़े एहतियात से निकालना है, बल्कि मैं यहाँ से सुराख से निकाल लेता हूँ, क्योंकि बोर्ड जब बंद करेंगे तो कहीं ये तार कट ना जाए। ठीक है, ये हमने बाहर निकाल लिया है। अब ये वापस लग गया। इसके बाद हम थोड़ा सा इस तार को सोल्डरिंग भी कर लेते हैं, ताकि ये लगाने में हमें आसानी होगी। सोल्डरिंग नहीं होगी तो फिर ये कनेक्ट करने में मसला आएगा। जी, तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देखें, इसको हमने सोल्डर कर लिया है थोड़ा सा, ताकि इसको कनेक्ट करने में आसानी हो। तो आप चलते हैं कंप्यूटर पे और वहाँ पे इसको फ्लैश करते हैं। तो अभी दोस्तों एक बार फिर से हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं और यहाँ पे अब हमने एंड्रॉयड टूल ओपन करना है, जिसकी मदद से हमने इसको फ्लैश करना है। तो उसके लिए हमने ओप्पो सेलेक्ट करना है ब्रांड, और उसमें F7 मॉडल सेलेक्ट करना है। और फाइल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, या फिर UFI के टूल एंड्रॉयड टूल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ये देखें फ़ाइल मैंने सेलेक्ट की है। अब मोबाइल को हमने कनेक्ट करना है, तो ये फ्लैश के बटन पे क्लिक करके दोस्तों मैं मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ। ये देखें ऊपर सेकंड चलने शुरू हो गए हैं। ये मोबाइल को भी मैंने कनेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे कोई ऑथ फाइल का एरर आ रहा है, नीड ऑथ फाइल ये लिखा हुआ आ गया था। मैं एक दफ़ा फिर से ट्राई करता हूँ। ये ऊपर आप देख सकते हैं बाईपास सिक्योरिटी पे चेक लगा के मैंने फ़्लैश किया, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। कोई शायद इस फाइल में कोई मसला होगा, तो मैं फ़ाइल को चेंज कर लेता हूँ। मैंने 2-3 फ़ाइलें चेंज की हुई हैं। ये एक दफ़ा मैं ये देखें ऑथ बाईपास टूल है, इसको मैं इधर क्लिक करता हूँ और एंड्रॉयड टूल से मैंने बाईपास सिक्योरिटी अनचेक कर दी है। अब चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखें मोबाइल कनेक्ट हुआ है, लेकिन अभी एरर तो नहीं आया और आ गया। ये देखें अभी ये प्रीलोडर का एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि इसका प्रीलोडर का कोई एरर है। तो मैं दूसरी फ़ाइल इस पर ये ट्राई करता हूँ, ये वाली। तो ये देखें अभी ये भी फ़ाइल इसमें आ चुकी है। अब मैं दोबारा से ये फ़्लैश पे क्लिक किया है मैंने दोस्तों। अब फ़ोन किस तरह कनेक्ट करना है ये भी आप देख लें। फ़ोन के जो हमने वो तार निकाली थी अंदर से डाटा ज़ीरो वाली, उसको अर्थ यानी ग्राउंड के साथ लगा के फिर केबल लगा देनी है। ये देखें ये जैसे केबल मैंने लगाई है और यहाँ पे कुछ देर बाद ये देखें मोबाइल कनेक्ट हो गया है। और अभी देखते हैं फ्लैशिंग शुरू होती है या नहीं। ये देखें दोस्तों अभी फ्लैशिंग शुरू हो गई है। हमारे जो मोबाइल फ़्लैश होना स्टार्ट हो गया है। ये मुकम्मल जैसे ही होगा तो उसके बाद फ़ोन इंशाल्लाह ऑन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि वेंडर सिस्टम और यूज़र डेटा वाली ये बड़ी बड़ी फ़ाइलें जब इंस्टॉल होंगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं वीडियो को तेज़ कर देता हूँ ताकि आप दोस्तों का कीमती टाइम भी बच जाए। ये देखें अभी सिस्टम फ़ाइल आ गई है, तो यहाँ पे ये मैं जल्दी जल्दी इसको इंस्टॉलेशन पे एक वीडियो को तेज़ किया हुआ है ताकि ये ऑन हो जाए। ये दोस्तों अभी ऑन फ़ोन हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें कंप्लीट हो गई है इसकी फ़्लैशिंग। आप देखते हैं फ़ोन को ऑन करके। तो अब दोस्तों फ़ोन से एक केबल निकाल ली है मैंने। एक दफ़ा बैटरी को रिमूव करना है और ये बैटरी मैंने दोबारा से लगा दी। ये देखें अभी मैं फ़ोन को ऑन करने लगा हूँ, तो अभी नहीं हुआ जी। ये देखें दोस्तों फ़ोन तो ऑन हो गया, लेकिन नीचे एरर आ रहा है कोई इसका डीए का, बल्कि डाउनलोड टूल फेल, ये एरर आ रहा है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ 1-2 वीडियो में। इसमें मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। इसमें ओप्पो कस्टम की आपने ओप्पो ये F7 है तो F7 की ओप्पो कस्टम वाली कोई भी फ़ाइल लगा लेनी है। तो उसके लिए दोस्तों एंड्रॉयड टूल पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास एंड्रॉयड टूल पे ये नहीं हुआ। मैं eMMC को दोबारा लगा के इस पर करता हूँ। ये देखें अभी इसमें फ़ाइल इंस्टॉल हो गई हुई है। और यूज़र एरिया पार्ट में जाके ये देखें जो मैंने इसकी फ़ाइलें रीड की थी उसमें ओप्पो कस्टम की फ़ाइल पहले है, तो मैं सारी फ़ाइलें चलो इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ, ताकि ये है कि इसकी जो IMEI है वो भी वापस आ जाए, जो इसके अंदर ऑलरेडी थी वो रिस्टोर हो जाएगी। तो या फिर आप ओप्पो कस्टम की फ़ाइल एक भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने वो एरर ख़त्म करना है। तो मैं एहतियातन दोस्तों सारी फ़ाइलें लगा देता हूँ ताकि मसला ना आए। ये देखें ये मैंने यहाँ पे ओप्पो कस्टम लगा दी और बाकी ये मोडेम वगैरह प्रेजेंट सारी फ़ाइलें लग चुकी हैं। अब मैं राइट पे बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सारी इसमें राइट हो जाएंगी। ये राइटिंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों। फ़ाइलें राइट होने के बाद आपने आइडेंटिफाई करके चेक करना है कि इसकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 है या नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो 0x00 हो जाती है तो फिर फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा, डायरेक्ट एम्प्टी के मूड पे चला जाएगा। तो ये देखें मैंने आइडेंटिफाई किया है, तो इसकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 है। तो अब ये फ़ोन ऑन होने के काबिल है। तो अब दोस्तों मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ जी। तो अभी दोस्तों फाइनली सारे काम हमने सेट कर लिए हैं। जो एरर आ रहा था वो भी इसके बाद फिक्स हो जाएगा। अभी हमने ओप्पो कस्टम फाइल लगाई है, वो एंड्रॉयड टूल के साथ भी हो जाती है। पता नहीं इस फ़ोन में क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी, कोई एरर आ रहा था। तो ये सारे हमने टांके भी रिमूव कर लिए हैं ISP पिन आउट्स के साथ। तो फिर ना नहीं कर सकती, कोई भी फ़ाइल हो उसने होना ही होता है, लेकिन शर्त ये है कि मेमोरी भी सही होनी चाहिए।
ये मैंने सफाई इसलिए की है कि अगर कोई आपस में पॉइंट जुड़ जाता है या सही से नज़र नहीं आता तो वो हम देख के उसको सेट कर लें। तो अब इसकी इंसुलेशन भी मैं वापस लगा रहा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, हमने इंसुलेशन इसके ऊपर वापस ठीक तरीके से लगा दी है। अब इस मोबाइल को हम अच्छे से सही से बंद कर लेते हैं और इसकी हीट सिंक सही रहेगी तो ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा। ये मैंने बोर्ड लगा दिया है और ये इसकी आ गया LCD का जैक और ये इसके चार्जिंग का जैक। अब हम इसके कैमरे भी लगा लेते हैं। अभी ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसके कैमरे भी लग गए हैं और अब मैं इसकी बैटरी लगा के साथ में इसको ऑन भी कर देता हूं ताकि हमें पता लग जाए कि जो इसका लोगो हैंग वाला मसला था वो अभी हल हुआ है या नहीं हुआ। ये एंटीना की तार मैंने लगा दी है और अब मैं फ़ोन को ऑन करने लगा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, फ़ोन ऑन हो गया। वालेकुम सलाम। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। तो ये यहाँ पे काफ़ी देर रुका रहेगा, तब तक हम अपने फ़ोन को बंद कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमने फ़ोन को बंद कर लिया और ये देखें हमारा फ़ोन मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुका है। अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं, बल्कि कोड भी होता है, इसका कोड पहले डायल करके देख लेते हैं, *813#। तो ये देखें अभी फ़ोन हमारा सेटअप विज़िट से वैसे ही ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसका मॉडल चेक कर लें कौन सा है। ये दोस्तों Oppo F7 और मॉडल है CPH 1819 और इसका बेस बैंड वेरिएंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद IMEI भी यहाँ पे इसका आपको नज़र आ रहा होगा, IMEI भी ठीक है। तो अभी हम इसमें एक सिम डाल के कॉल भी करके चेक करते हैं कि क्या इसके सिग्नल आते हैं या नहीं आते। तो ये दोस्तों हमने सिम डाल दी है, ये डाटा मैं बंद कर देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों इसके सिग्नल आ चुके हैं और अब हम इस पे एक दफ़ा कॉल भी करके देख लेते हैं। जी तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस पे कॉल भी हो रही है और इंटरनेट का भी पैकेज नहीं है, इस वजह से मैंने नेट ऑन नहीं किया, वैसे नेट भी चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।